हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक नया फिलोसोफर पढ़ने जा रहे हैं। उसकी एक नई किताब, बहुत छोटी सी किताब है, 60 पेज की किताब है। बायुंग चूल हान, है ना, कोरियन फिलोसोफर है। बहुत ज्यादा पावर डिस्कोर्सेस की बात करता है। नीत्शे से प्रभावित है, फूको से प्रभावित है, मार्क्स से प्रभावित तो होगा ही। तो चलिए पढ़ते हैं। उस किताब का नाम है द बर्नआउट सोसाइटी। और हम लोग जो है धीरे धीरे बर्नआउट सोसाइटी पढ़ते हैं। और आज कोशिश करेंगे कि बर्नआउट सोसाइटी कंप्लीट कर दें। ठीक है, 60 पेज की किताब है, कितना वक्त लगेगा? ये है बर्नआउट सोसाइटी, बायुंग चुल हान। ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर्स हैं: न्यूरोनल पावर, बियॉन्ड डिसिप्लिनरी सोसाइटी, प्रोफाउंड बोर्डम, बीटा एक्टिवा, द पेडागोजी ऑफ सीइंग, बार्टलबी केस, सोसाइटी ऑफ टायर्डनेस, अब बर्नआउट सोसाइटी लास्ट में इंट्रोड्यूस करता है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मोटा मोटी समझना पड़ेगा जो उसके की आर्ग्यूमेंट्स है। हर चैप्टर में वो किसी एक फिलोसोफर का रेफरेंस उठा करके उस पर बिल्डअप करता है, उसको क्रिटिक करता है। ठीक है, या तो उस पर बिल्डअप करता है, उसको यस एंड करता है, या फिर उसको क्रिटिक करता है, कहता है कि अब ये सच नहीं है या ये कभी सच नहीं था, समथिंग लाइक दैट। तो पहला चैप्टर है आपका न्यूरोनल पावर। न्यूरोनल पावर का क्या है, जैसे हर एज का, जैसे यहाँ लिखा है कि हर एज का अपना एक एफ्लिक्शन होता है, कुछ बीमारी होती है। उस एज में वो बीमारी नेचुरलाइज्ड होती है, नॉर्मलाइज्ड होती है कि आप अगर इस एज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आपको ये बीमारी होनी ही चाहिए। ठीक है, बीमारी इज नॉट दैट नेगेटिव वर्ड जितना हम लोग समझते हैं। बीमारी यानी एक ऐसी कंडीशन, नॉर्मलाइज्ड बीमारी यानी एक ऐसी कंडीशन जो सबको है, इसीलिए वो अलाउड है। ठीक है, तो बायोम का इस चैप्टर में आर्ग्यूमेंट क्या है, पूरा पेज तो नहीं पढ़ेंगे। देखिए, पूरा पेज पढ़ने का क्या मतलब है, लंबा वॉच टाइम बढ़ाने का मतलब क्या है। तो बायोम का आर्ग्यूमेंट क्या है? बायोम का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पिछला जनरेशन था ना, वो एक क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन की सेंचुरी थी। ठीक है, वहां सब कुछ जो था वो नए नए बैक्टीरियाज आपको दिखते हैं, है ना, नए नए वायरल इन्फेक्शंस की खोज हुई, हम लोग अपने बायोलॉजी के बारे में और जाने। फ्रांसिस क्रीक और जेम्स वॉटसन 1940s के टाइम में डीएनए उन्होंने खोज निकाला, तो हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, बायोटेक्नोलॉजी विकसित हुई। तो उससे क्या हुआ ना कि एक क्लियर कट सेल्फ बना। ठीक है, 19th सेंचुरी के आदमी को अपने सेल्फ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, उसको अपने शरीर के बारे में कम पता था, अपने मन के बारे में कम पता था। कुछ रिलीजियस डॉगमास थे, लेकिन रिलीजियस डॉगमास कभी आपको आपकी पूरी जानकारी नहीं देते। साइंस के डेवलपमेंट से हुआ क्या कि आपको अपने बारे में एक लगभग पूरी जानकारी मिली कि ये आपका शरीर है, ये आपका मन है। ठीक है, और ये आपके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लिमिटेशंस हैं आपके शरीर के, और मन के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जैसे ही, तो उस 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में जो डिफरेंस बताता है बायोंग, वो ये बताता है कि पिछली सेंचुरी हमारी बीती है शरीर की प्रॉब्लम से डील करते हुए, नई नई वैक्सीन डिस्कवर हुई, है ना। तो हमें पता चला कि ओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्यूनिटी चाहिए हमको। ठीक है, कि भाई हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहिए, क्योंकि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी केपेबल नहीं है कि वो वायरसेस से लड़ सके। और और वो लड़ सके, बैक्टीरिया से लड़ सके। ठीक है, तो पैथोलॉजी जो है,
पैथोलॉजी जो है डिजीज के रिस्पेक्ट में, शरीर के रिस्पेक्ट में, वो एक अदर के रूप में डेवलप हुआ। अदर मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी में अदर का मतलब होता है एक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, आई, है ना, और जो नॉट आई है उसको हम अदर में रखते हैं। या तो सेल्फ एग्जिस्ट करता है, सेल्फ एग्जिस्ट करता है तो अदर भी एग्जिस्ट करेगा, नॉन सेल्फ भी एग्जिस्ट करेगा, नॉट आई भी एग्जिस्ट करेगा, आई एग्जिस्ट करेगा तो नॉट आई भी एग्जिस्ट करेगा, आई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉट आई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो जो पैथोलॉजी है ये पहली बार एक अदर के रूप में उभरी जिससे लड़ना था। ठीक है, एट द सेम टाइम आपने देखा कि नेशन स्टेट्स बने। पॉलिटिक्स में हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी को और पॉलिटिक्स को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, तब समझ में आएगा। तो पॉलिटिक्स में भी आप धीरे धीरे देखें कि नेशंस बने और नेशंस आपस में लड़े। ठीक है, क्यों लड़े? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑफ अदर पहली बार इनकाउंटर हुआ। यूरोप के आदमी ने पहली बार एशिया का आदमी देखा, एशिया के आदमी ने पहली बार यूरोप का आदमी देखा। तो पहली बार आपको पॉलिटिकल लेवल पे किसी अदर से सामना हुआ। तो रेसिज्म एक अदर का प्रोडक्ट है कि जब अदरिंग हुई तो रेसिज्म का जन्म हुआ, जिंगोइज्म का जन्म हुआ। जिंगोइज्म मतलब समझते हैं कि अपने सेल्फ पे प्राउड, नेशनलिज्म पे प्राउड हो गया इतना कि भाई आप दूसरे के नेशन स्टेट से हेट करते हैं, आप जेनोफोबिया, ये सारा कुछ जो है वो अदरिंग के कारण होता है। ये अदरिंग जो है 20th सेंचुरी के प्रोसेसेस का प्रोडक्ट है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये अदरिंग का प्रोडक्ट है कि आप किसी को अदर समझते हो, अपने से अलग समझते हो, तो इसलिए आप उनसे हेट करते हो। ठीक है ना? तो पूरी 20th सेंचुरी जो है वो एक्चुअली सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच के डिस्टिंक्शन को जन्म देती है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है। पॉलिटिकल लेवल पे भी जो राइट विंग है वो इम्यूनाइजेशन चलाना चाहता है कि हम कैसे अदर से बचें, कैसे हम अदर को खत्म कर दें। तो फैशिज्म है, हिटलर का नाजिज्म है, वो सब कुछ अदर को खत्म कर देना चाहता है। ठीक है ना? उसको एक ही तरीका लगता है कि हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, अदर को खत्म कर दें। ठीक है, उसकी उसके अगेंस्ट जो 21st सेंचुरी है वो अदर और सेल्फ के बीच के डिस्टिंक्शन से डिफाइन नहीं होता है, वो डिफाइन होता है सेल्फ और सेल्फ के डिस्टिंक्शन से। ठीक है, ये जो सेल्फ यहां जैसे लिखा हुआ है कि from a pathological standpoint the incipient 21st century is determined neither by bacteria or by virus but by neurons। तो आपके मन की एक क्षमता, आपके दिमाग की एक क्षमता है, न्यूरॉन से डिफाइन होती है। ठीक है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा इलनेसेस पर्सनल लेवल पे शारीरिक नहीं है, वो मानसिक है, जिसके बारे में हम मोस्टली अनअवेयर हैं। मोस्टली एक मिस्टिसिज्म की तरह हम उसको देखते हैं, डिप्रेशन को, एडीएचडी को, बाइपोलर डिसऑर्डर को। हम देखते हैं कि भाई ये जो है कोई हवा है। ठीक है ना? और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एकदम हमारे कॉन्सेप्ट से विपरीत चीज है ना। 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए आज के डेट में कॉमन सेंस है, तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये दूसरा आदमी है, ये दूसरा वायरस है जो मेरे शरीर से फॉरेन है, ये हम मेरे शरीर में घुस जाएगा, हमको परेशान कर देगा। कोई दूसरा देश का आदमी, बांग्लादेशी घुस गया मेरे देश में, मेरा रिसोर्स खाएगा, हमको परेशान कर देगा। ये सब समझ में बहुत आसानी से आ जाता है क्योंकि ये 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। 21st सेंचुरी में हमको डिप्रेशन समझ नहीं आता क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है कि आप बिना अदर्स के कैसे प्रॉब्लम में हो सकते हैं, है ना? जैसे डिप्रेशन का कॉज अदर में लोकेट कर दिया जाता है कि अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो डिप्रेस हो गया, या फिर पर्सनल लाइफ खराब हो गई, फैमिली लाइफ खराब हो गई तो डिप्रेस हो गया। लेकिन उन्हें समझ में आता उसको कि जो आपको कमेंट्स देखने को मिलते हैं अंकल लोग से कि अरे डिप्रेशन का क्या बात है, सुबह जल्दी उठा करो, है ना, कि भैया वॉक पे जाया करो, जिम जाया करो, मेडिटेशन किया करो, डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक अजम्पशन है, इसमें यह समझा जा रहा है कि आपको किसी बाहरी चीज से प्रॉब्लम हुई है जिसके चलते आपको अंदर डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन यही डिफरेंस है मेंटल हेल्थ की डिजीजेस में या कंडीशंस में और फिजिकल हेल्थ की कंडीशंस में।
फिजिकल हेल्थ की कंडीशंस पैथोजन इंड्यूस्ड होती है, कोई बाहर से आपके अंदर आया है और आपको कुछ हो गया है। मेंटल हेल्थ डिजीजेस जो है वो किसी बाहर से आई हुई चीज से नहीं होती है, वो बाहर वाली चीज आपके अंदर की एक पोटेंशियलिटी को जन्मा देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप एक इंस्टाग्राम एडिक्ट बन जाएं, लेकिन जब तक आपके पास एक्सेस टू स्मार्टफोन, चीप इंटरनेट नहीं होगा, आप इंस्टाग्राम एडिक्ट नहीं बन सकते। ठीक है ना? तो आज के डेट में जो 21st सेंचुरी का न्यू लिबरल इकोनॉमी है, उसका काम ही यही है कि वो आपके अंदर के मेंटल डिजीजेस को, आपके अंदर के एडीएचडी को, आपके अंदर के ओसीडी को, आपके अंदर के डिप्रेशन को, वो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर इस चीज का भी पोटेंशियल है कि आपको एडीएचडी हो जाए। पोटेंशियल तो आपको कैंसर का भी है। 40% ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीबी। ऐसी गंदी हवा में समझ लेते हैं हम लोग कि हम लोग के अंदर तो एक चांस है कि हमको टीबी भी हो जा सकता है, लेकिन होता थोड़ी है, सबको नहीं होता है, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट अब दिल्ली में रहने वाले को तो हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली ऐसी हवा प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा इन्वायरमेंट दे रही है कि वहां पर ज्यादा लोगों को एयर डिजीजेस होंगी। उसी तरीके से इस इकोनॉमिक सिस्टम में, न्यू लिबरलिज्म में, आपको ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है ना, जिसको वो फ्रीडम बोल के और सुविधा बोल के दे रहे हैं, जो आपको एक्चुअली डिप्रेस कर रही है। ये कहना है बायूम का। ठीक है ना? तो वो इकोनॉमिक सिस्टम के इफेक्ट्स को मेजर करना चाहता है ऑन द पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो पहली बार मेंटल हेल्थ जो है एक पॉलिटिकल कैटेगरी की तरह आपको देखने को मिलती है। ये आगे उसकी किताब है साइकोपॉलिटिक्स, उसमें भी देखने को मिलेगा, उसमें वो बहुत अच्छे से डेवलप करेगा उसको। तो इसके बाद क्या है कि वही सब बातें हैं, अदरनेस, फॉरेननेस, ये 20th सेंचुरी के कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा है। आज के डेट में अदरनेस नहीं होती जी, नहीं होती। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद अदर बिल्कुल खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल लेवल पे भी अदर बिल्कुल खत्म हो चुका है, और पर्सनल जो हाइजीन या क्या कहते हैं उसको, फिजिकल हेल्थ के लेवल पे भी अदर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है? कैसे? कोई बैक्टीरिया आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो जो वैक्सीन आपको दी जाएगी वो खुद एक इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया से बनी होगी, और आप हंसी खुशी उसको लेंगे, आप कंसेंट देंगे कि हाँ भैया हमको लगा दो वैक्सीन, हमको ठीक होना है। ठीक है? और आपको कोविड हुआ आपने कोवैक्सीन ले ली, है ना? वो बनी है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस से, वो एक्चुअली जिंदा वायरस है जो आपके शरीर में इंजेक्ट किया गया है, लेकिन वो एटेन्यूएटेड है, वो आपको ठीक करने के लिए किया गया है, तो आप कंसेंट दे रहे हो, है ना? आपके यहाँ लोग टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, टूरिज्म का एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम में जगह है ना? पहले नहीं था। इट इज अ 21st सेंचुरी कॉन्सेप्ट, टूरिज्म इज अ 21st सेंचुरी कॉन्सेप्ट। पहले माइग्रेशन होता था, आप परमानेंट जाते थे वहां रहने के लिए, या तो आप माइग्रेट करते थे या तो आप रेफ्यूजी होते थे। आज या तो आप रेफ्यूजी होते हैं या तो आप टूरिज्म के लिए जाते हैं। अमीर आदमी टूरिस्ट बन के जाता है और गरीब आदमी रेफ्यूजी बन के जाता है। ठीक है ना? तो बात वही है कि फॉरेननेस और अदरनेस का कॉन्सेप्ट 21st सेंचुरी में खत्म हो चुका है। ठीक है ना? और अभी जो कॉन्सेप्ट है वो है, वर्ड का नाम क्या है कि उसको देखते हैं कहाँ लिखा होगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन नाम है उसका, इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट हाइब्रिडाइजेशन। क्या है मतलब? अगर कोई फॉरेन एग्जिस्ट करता है, अगर कोई अदर एग्जिस्ट करता है, तो उससे हमको इम्यून होना पड़ेगा, उसको हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेंस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैटेगरी थी 20th सेंचुरी की, अब नहीं है। अब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपको वो बेचा जा रहा है एज फ्रीडम, आपको कहा जा रहा है कि आपको दूसरे कल्चर से घुलने मिलने का मौका मिल रहा है, या आपको कहा जा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो रही है बिकॉज आपका फिजिकल हेल्थ एक बार खराब हुआ ना, तो आप में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, अब ये वैक्सीन जाएगा तो आपके हेल्थ, आपको एक्चुअली बीमारी अब हेल्थ के रूप में बेची जा रही है। ठीक है? तो वो जो अदरनेस थी, जो फॉरेन कल्चर के कारण थी, अब वो हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व हो रही है। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है बायूम, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है? वो एक्चुअली साइकोएनालिसिस का ही कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि
जो नेगेटिव है, जब जब कोई अदरनेस क्रिएट होती है तो उसी के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मैं सेल्फ हूं, कोई अदर है, अब हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। अब मैंने कहा कि ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है ना, एक नेगेटिविटी। द मोमेंट डुअलिटी क्रिएट हुई सेल्फ और अदर की, वहीं पर एक नेगेटिविटी इंड्यूस हो गई, है ना। उस नेगेटिविटी से ही सारा प्रॉब्लम्स 20th सेंचुरी का था। इवन मेंटल हेल्थ के सारे प्रॉब्लम जो 20th सेंचुरी के थे वो नेगेटिविटी इंड्यूस थे कि ये अदर है, ये मुझे परेशान कर रहा है, इससे मुझे कुछ हो रहा है। तो पूरी की पूरी फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस है वो रिप्रेशन पे बेस्ड है कि ये अदर है, ये मुझे तंग कर रहा है, इस चलते मेरी फीलिंग्स रिप्रेस्ड हो रही है, ठीक है, इसीलिए मेरा अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड फीलिंग्स है उसमें, ठीक है। तो हिस्टीरिया है, तो इसमें परवर्जन है, ये सारे की सारी जो 20th सेंचुरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ नेगेटिव इंड्यूस्ड थी। आज का जो जनरेशन है 21st सेंचुरी का वो पॉजिटिविटी इंड्यूस्ड है, ठीक है। पॉजिटिविटी इंड्यूस्ड का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि the neuronal illnesses of the 21st century follows a dialectic, not the dialectic of negativity but that of positivity. They are pathological conditions deriving from an excess of positivity. अब ये excess of positivity क्या मतलब है ना, इसको देखते हैं क्या है मतलब, कैसे एक्सप्लेन करें। हम्म हाँ, तो जैसे आज के डेट में आपके पास एक जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी मतलब क्या है, अदरनेस को खत्म कर दिया गया है। तो जितना नेगेटिविटी का स्कोप था, जितना कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप था वो खत्म हो चुका है। एक कंसेंसस है, ठीक है, कि अच्छा ये जो रिफ्यूजी है ये भी मेरा आदमी है, ये भी मैं हूं, है ना। ये जो दूसरे देश का यूरोपियन है ये भी मैं हूं, ग्लोबलाइज सिटीजन है हम लोग सब। तो ये सब लोग जब मैं हूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ रहा है, रिसोर्स स्कार्सिटी तो अब भी है, इकोनॉमिक सिस्टम के प्रॉब्लम्स को आप बाईपास तो कर नहीं सकते, स्कार्सिटी तो अब भी है। सिर्फ ये कह देने से कि ये लोग हमारे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाती। तो इससे क्या होगा इससे एक एग्जॉशन क्रिएट होता है कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, जब मुझे कोई रोक नहीं रहा है, जब मुझे एक फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा, 20th सेंचुरी एक स्ट्रगल भी थी फ्रीडम के लिए, उससे पहले आपको फ्रीडम के लिए रोना था, ठीक है। आप स्लेव थे, आप फ्यूडल सोसाइटी में स्लेव थे, फिर आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेबर थे इन सब कंडीशन में आप स्लेव की जिंदगी जीते थे, आपके पास फ्रीडम नहीं थी। 21st सेंचुरी में पहली चीज जो आपको दी गई वो दी गई फ्रीडम, ले जाओ। लेकिन ये फ्रीडम आपको इस तरीके से नहीं दी गई, फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बट इसमें फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ नहीं है। इसमें है फ्रीडम टू क्रिएट योरसेल्फ, यू आर ओनली अलाउड टू क्रिएट योरसेल्फ। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये कन्वर्ट हो जाता है टू द प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग योरसेल्फ। ये प्रेशर कि मैं खुद को कुछ बड़ा अचीव करना ही है, ये जो प्रेशर है ये है वायलेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द वायलेंस ऑफ पॉजिटिविटी डज नॉट डिप्राइव, ये आपको रोकता नहीं है, ये आपको डिप्राइव नहीं करता है, इट सैचुरेट्स, ये आपको भर देता है, इतना भर देता है। आज का डेट में आपके पास इतने मोटिवेशन लेक्चर्स हैं, आप एक फोन के टैप पर आपके पास 1000 करियर पाथ्स हैं और 10,000 मोटिवेशनल पाथ्स हैं, 1000 लोग हैं जो पहले उस पाथ पे चल चुके हैं। तो इतना सैचुरेशन है, इतना इंक्लूजन है ना। इंक्लूजन एक प्रॉब्लम है, 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम थी एक्सक्लूजन, लोग एक्सक्लूड करते थे और वायलेंस होती थी। आज के युग में लोग इतना इंक्लूडेड हैं कि एक एग्जॉशन है, एक थकान है कि ये इतनी सारी चीजें हैं कैसे, ओवर कंजम्पशन क्यों है, ठीक है। तो डिप्रेशन, एडीएचडी, बर्नआउट सिंड्रोम, ये सब कुछ पॉजिटिविटी के साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के साइड इफेक्ट्स हैं। कि जब आप बहुत पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कह रहे हैं कि मैं तो करूंगा, मुझे ये करना ही है, आई विल बी सक्सेसफुल, और आप रगड़ रहे हैं अपने आप को, सेल्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रेन कर रहे हैं, और तब भी आप अपने ईगो आइडियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा ईगो आइडियल क्या होता है। ईगो आइडियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका ईगो शैटर होता है, आपको टूटन महसूस होती है, आपको होता है डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये है पहला चैप्टर न्यूरॉनल पावर का। दूसरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आप देखिएगा कि वो एक आदमी है जिसके इम्यूनिटाज, थ्योरी ऑफ इम्यूनिटाज को रॉबर्ट एस्पोसितो, इसके वो थ्योरी ऑफ इम्यूनिटाज को वो क्रिटिक कर रहा है, ठीक है। और जैसे आप देखिएगा कि एक एग्जांपल बहुत अच्छा था टेररिज्म का। कहाँ है? हाँ, है ना, नहीं इधर नहीं है। टेररिज्म का एग्जांपल, टेररिज्म को कोई इक्वेट करता है कि ये वायरल वायलेंस से, कि आपके, मान लीजिए आपके शरीर पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, या आपके देश में टेररिज्म का अटैक हो गया, ठीक है, तो ये एक अदर का अटैक है, ये आपका ब्रेन परसीव करेगा एज एन अटैक ऑफ द अदर, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी, और फिर आप उससे लड़िएगा। यहां अब इसको देखिए, फॉर ऑल दैट द जीनियलिटी ऑफ हॉस्टिलिटी डज नॉट कोइंसाइड विद द जीनियलिटी ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो वायलेंस जो है, वायलेंस नेगेटिविटी से भी होती है, पॉजिटिविटी से भी होती है, ठीक है। ये जो टेररिज्म का अटैक है, इसमें एक हॉस्टिलिटी है जो अदर्स की क्रिएट की हुई है, ठीक है, और इसमें एक वायलेंस है जो अदर का क्रिएट किया हुआ है, और अब उससे आप लड़ना चाहते हैं, तो इट इज डूएबल, आप लड़ सकते हैं, है ना। एक सेकंड, इट इज डूएबल, आप इससे लड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो, अरे यार, बट वो हॉस्टिलिटी है जी, वो हॉस्टिलिटी, वो वायलेंस जो पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, जिसमें कोई अदर आपको दिखता ही नहीं है, जिससे आपको कोई एनिमी आप बना ही नहीं पाते हैं अपने लिए, आपके नजर में एक ही एनिमी बचता है, वो है आप खुद। नोबडी इज टू ब्लेम, यू आर टू ब्लेम। आपको आजादी दे दी गई, आपको दे दिया गया कि डू वट एवर यू वॉन्ट, बट हाँ, यहाँ आपको डू वट एवर यू वॉन्ट में आपके पास ये अलाउड नहीं है कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लो, फेलियर अलाउड नहीं है, सक्सेस ही अलाउड है। एंड पीपल विल से हाँ इट इज कॉमन सेंस, सक्सेस ही तो अलाउड होनी चाहिए, फेलियर क्यों अलाउड होना चाहिए? नो, दैट इज द बिगेस्ट ट्रैप जहां आपको इंस्लेव किया जाता है। फ्रीडम टू सक्सीड शुड इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, बट ये इकोनॉमिक सिस्टम आपको फेलियर बेचता ही नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, आपको इकोनॉमी को बूम करना है, पूरी की पूरी इकोनॉमी का भार किसके सर पे है? तो एक एंटरप्रेन्योर के सर पे है। तो आप अपने मास्टर हैं, आप अपने स्लेव, दोनों आप ही हैं, आप अपने आप को रगड़ रहे हैं। ये है न्यू लिबरलिज्म का मसला। तो ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर में जैसे बियॉन्ड डिसिप्लिनरी सोसाइटी लिखा होता है, आपको फूको, मिशेल फूको, उसके बारे उसको भी पढ़ेंगे हम लोग कभी। मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिनरी सोसाइटी का। ये जो पोस्ट एनलाइटनमेंट सोसाइटीज थी, एनलाइटनमेंट वाली सोसाइटी और उसके बाद की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, वो डिसिप्लिनरी सोसाइटी थी। वहां पर डिसिप्लिन रूल करता था, एक मास्टर होता था, वो डिसिप्लिन से रखता था कि भैया आपको काम करना है। इंडस्ट्री में भी लेबर का एक डिसिप्लिन है, आपको ऐसे काम करना है। आज की सोसाइटी डिसिप्लिन सोसाइटी नहीं है, वो है अचीवमेंट सोसाइटी। इसी में लिखा हुआ, मेरा शब्द नहीं है, अचीवमेंट सोसाइटी। वो क्या है कि आपका कोई मास्टर नहीं है, आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो, आप जो हो अपने मन के मालिक आप खुद हो। लेकिन क्या आपका मन मालिक है? आप अपने मन के मालिक हो, बट आप, हाउ डू आई एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, आप अपने मन के मालिक हो, लेकिन विथ अ सेट एक्सपेक्टेशन कि आप उसका सही यूज ही करोगे। लाइक आपको सक्सेसफुल होना है, ये
कोई कह नहीं रहा है आपसे, लेकिन ये बात हवा में उड़ रही है, ये बात जो है पानी में घुल के मिल रही है आपको, ये आपको भोजन में दिया जा रहा है, ये आपके सोशल सराउंडिंग की एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप कहीं स्केप नहीं कर पाते। सोते हैं तो सपने में अचीवमेंट सोसाइटी के सपने आते हैं, उठते हैं तो बात करते हैं किसी से तो अचीवमेंट सोसाइटी के सपने आते हैं। डिसिप्लिनरी सोसाइटी में आपको छुट्टी मिलती थी, डिसिप्लिनरी सोसाइटी में आपको छुट्टी मिलती थी। 9 से 6 जॉब है, 6 बजे के बाद छुट्टी। अचीवमेंट सोसाइटी में आपको छुट्टी नहीं मिलती, 9 से 6 जॉब है, लेकिन 6 बजे के बाद यू विल बी कंसिडर्ड अ गुड एम्प्लॉय इफ यू डू ओवर टाइम, यू विल बी एक्सपेक्टेड मोर पैशनेट, है ना, कि अरे ये तो तुम्हारे पैशन की बात है ना, तुम 6 बजे के बाद भी काम करो, राइट। तो आपको आपकी फर्दर स्लेवरी को फिलोसोफाइज कर दिया गया है एक तरीके से। फिलोसफी ऑफ मतलब स्लेवरी जो थी वो एक बुरी चीज थी, उसको रैप कर दिया गया है अंडर द फिलोसफी ऑफ फ्रीडम। स्लेवरी आपको फ्रीडम बोल के बेची जा रही है, यू आर फ्री टू एक्सप्लॉइट योरसेल्फ। 9 से 6 ही जॉब है, लेकिन 6 बजे के बाद भी अगर आपको मन है कि आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करो, फर्दर रगड़ो अपने आप को, तो आप रगड़ सकते हो, यू आर अलाउड। जो पोस्ट मॉडर्न बॉस है, जो अचीवमेंट सोसाइटी में अगर कोई बॉस एग्जिस्ट भी करता है तो उसका पहला काम होता है कि वो आपको एहसास दिलाए कि नहीं, आई एम योर फ्रेंड। समझ रहे, वो आपको एहसास दिलाना चाहता है कि नहीं, आई एम योर फ्रेंड ओनली, ठीक है। बट he is a taskmaster, he wants his job, so he will play dirty games, he will uh, be friendly with you, say something nice to you। कॉफी पे आप कॉफी पी रहे हो, वो कॉफी पी रहा है, अचानक से काम हुआ, नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा कोशिश करते रहो। दिस compulsion, this implicit compulsion, this implicit uh, compulsion to uh, attempt to make the other person passionate। Why are you not passionate when you are given freedom? आपको आजादी दे दी, तुम पैशनेट क्यों नहीं हो? पैशन निकलना चाहिए। फ्रीडम ऐसा नहीं है कि फ्रीडम कोई आउटकम है, फ्रीडम इस इकोनॉमिक सिस्टम में एक कच्चा माल है ना, एक इनपुट है कि भाई मैंने इस एम्प्लॉय, इस लेबर को फ्रीडम दे दिया, अब आई एम एक्सपेक्टिंग एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम हिम, बिकॉज भाई फ्रीडम दिया, भाई मजाक छोड़िए। फ्रीडम एक तरीके से आपको वेजेस की तरह दी जा रही है, आपकी तनख्वाह है, 5,000 रुपए तनख्वाह और 5,000 रुपए का फ्रीडम। अब 10,000 का आउटपुट चाहिए तुमसे। दिस इज द न्यू लिबरल सोसाइटी, ठीक है। तो उस आजादी, अच्छा आप एक बात बताइए, अगर वो आजादी जिस आजादी का मोल लग सके, क्या वो आजादी है? वो आजादी जिसके बदले यू आर सपोज टू प्रोड्यूस फॉर द कैपिटल, क्या वो आजादी है? वो आजादी नहीं है, वो आजादी यू नो का मुखौटा है, उसके अंदर स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देखिए यहां लिखा है, ऑल्सो इट्स इनहैबिटेट्स आर नो लॉन्गर ओबीडियंट सब्जेक्ट्स बट अचीवमेंट सब्जेक्ट्स, दे आर एंटरप्रेन्योर ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ देखिए प्रॉब्लमेटिकली, यहाँ अच्छा वो हर जगह ना, इस हर चैप्टर में वो कुछ थिंकर्स को बिल्ड करता है, कुछ थिंकर्स को क्रिटिक कर देता है। तो फूको पे वो बिल्ड करता है थोड़ा सा, और उसके डिसिप्लिनरी सोसाइटी के कंसेप्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। एरनबर्ग एक दूसरा थिंकर है, जो एक शायद डॉक्टर भी, साइकेट्रिस्ट भी है, उस पे वो डेवलप करता है। जैसे एरनबर्ग कंसिडर डिप्रेशन ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी ऑफ सेल्फ, ठीक है। ये इसको क्रिटिक करता है, क्या करता है कि इट इज नॉट द इंपेरेटिव ओनली टू बिलोंग टू वन सेल्फ बट द प्रेशर टू अचीव। तो एरनबर्ग का कहना था कि साइकोलॉजिकल जो डिजीज है डिप्रेशन की, वो इसलिए होती है कि बिकॉज देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ सेल्फ, ठीक है। किसी कारण से आपके अंदर जो इकोनॉमिक्स है, सेल्फ का इकोनॉमिक्स है। सेल्फ का इकोनॉमिक्स क्या होता है कि भैया मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना कर सकता हूं, मेरी क्या पहचान है। तो आप 5-6 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ना, ये है आपकी इकोनॉमी ऑफ द सेल्फ। अब ये स्कार्सिटी है, ये लिमिट है, ये लिमिटेड है, आपकी आइडेंटिटी लिमिटेड है।
तो 20th सेंचुरी के आदमी को कोई दिक्कत नहीं थी ये एक्सेप्ट करने में कि भाई हाँ भाई मैं आम आदमी हूं, मेरी आइडेंटिटी लिमिटेड है। लेकिन 21st सेंचुरी के आदमी को इतना चढ़ा दिया गया है चने के झाड़ पर, इतना वो इकोनॉमिक सिस्टम उसको प्रोपेल कर रहा है, यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री। तो एक बहुत फेमस है कि अगर आप कोई कह रहा है आपसे अरे यू आर फ्री, अगर वो 5 बार बोल दे आपसे तो आपको उलट के पूछना चाहिए उससे, इफ आई एम रियली फ्री व्हाई आर यू रिपीटिंग दिस, डोंट रिपीट दिस, आई गॉट इट, आई एम फ्री, डोंट रिपीट इट। ठीक है, तो बीमारी हिडन है ना, क्या है? तो तो एरनबर्ग कह रहा है कि डिप्रेशन जो है वो एक्चुअली स्कार्सिटी ऑफ सेल्फ से डेवलप होता है। आपकी एक आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी पर जब चोट लगती है और वो और लिमिटेड हो जाती है तो डिप्रेशन का जन्म होता है। जब आपके पास कोई सेल्फ नहीं बचता, जो भी आइडेंटिटीज थी आपकी वो खत्म हो जाती है, तो आप एक एम्प्टीनेस में एग्जिस्ट करने लगते हो, तो डिप्रेशन होता है। इस सुनने में सही लग रहा है? इसको बायूंग कहता है कि नहीं, आई डिसएग्री विद दिस। कहता है कि इट इज नॉट द इंपेरेटिव ओनली टू बिलोंग टू वन सेल्फ। ठीक है, कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको अपने आप से बिलोंग करना ही है, आपको वही रहना है जो लिमिटेड आइडेंटिटी आप हो, उसको प्रिजर्व करके रखना है। अगर आप नहीं कर पाए तो यू विल गो इन डिप्रेशन। सिर्फ ये बात नहीं है, ये भी है कि वो जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है ना आइडेंटिटी का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ यू कैन बी एनीथिंग, है ना, फ्रीडम है ना आपके पास, आपको फ्रीडम दे दी गई ना, तो नाउ यू कैन बी एनीथिंग, व्हाई आर यू दिस लिमिटेड थिंग? तो आप कितना भी अपने आप को डिफाइन कर लो, आप एक लिमिटेड फ्रेम में डिफाइन करो कि मेरा नाम विभात है, मैं ये कर रहा हूं, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे घर में ये है और मैं ये हूं, है ना। तो कोई आपको आकर के बोल सकता है नियो लिबरल आदमी कि तुम यही क्यों हो, तुम और कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो प्रेशर टू अचीव मोर है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी को, सेल्फ को अदर के साथ मर्ज करके एक लिमिटलेस कर दिया गया है। आप कुछ भी कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दैट्स द सेंट्रल थीसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। स्कार्सिटी है बोथ लेबर के रिस्पेक्ट में और नेचुरल रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इकोलॉजी और इगोलॉजी, अगर इगोलॉजी कोई वर्ड नहीं होता लेकिन हम बना रहे हैं इगोलॉजी, इन दोनों का सेंट्रल थीसिस यही है कि भाई आप लिमिटेड आदमी हो, आप कम ही काम कर सकते हो, लिमिटेड काम कर सकते हो। लेकिन ये इकोनॉमिक सिस्टम चाहता है कि आप किसी तरह कन्विंस हो जाओ कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। आपने सुना होगा संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर्स को, आई कैन और ये वो, नो, आई कैन बट आई प्रेफर नॉट टू, आई विल डू ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो आई कैन, ओके, आई नो आई कैन बट आई प्रेफर नॉट टू, जाओ जो करना करो। तो अब यहां से अब एक पॉइंट आता है जहां पर नीचे का जिक्र होता है। नीचे से बहुत प्रभावित है बायुंग, लेकिन बायुंग की एक रीडिंग है नीचे की जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। नीचे को आई डोंट लाइक एज अ फिलोसोफर, बट बायुंग जिस तरीके से पढ़ता है, जो हमको समझ में आया उस तरीके से आई लाइक, ओके, आई अग्री कि ही इज अ गुड थिंकर। तो जैसे यहाँ लिखा कि एरनबर्ग wrongly equates the human type of the present day with Nietzsche's sovereign man। sovereign man का कॉन्सेप्ट था नीचे का, जो कॉन्ट्ररी टू होमोसेसर था, स्लेव था। स्लेव नहीं है नीचे का जो सॉवरेन मैन है, ही इज नॉट स्लेव, ही इज अ सॉवरेन मैन, है ना, उसकी अपनी ऊपर सत्ता है अपनी। ठीक है, नीचे सॉवरेन मैन, ये एरनबर्ग लिख रहा है, हिज ओन मैन was becoming a mass phenomenon. There was nothing above him that could tell him who he ought to be because he was the sole owner of himself. ये है सॉवरेन मैन। अब ये कैसे कनेक्ट होता है हमारे एनालिसिस से? तो आज का आदमी सॉवरेन मैन ही तो है, उसको इस डिल्यूजन में ही तो रखा जा रहा है कि वो सॉवरेन मैन है, वो आजाद है ना। लेकिन असल में वो क्या है? तो जो वर्ड यूज किया गया है वो है एनिमल लेब्रॉन्स। एनिमल लेब्रॉन्स का क्या मतलब है?
एक आदमी जो एक्चुअली एनिमल है, उसको एनिमल की तरह खटाया जा रहा है, ठीक है, लेबर कराया जा रहा है, और उसको बोला जा रहा है कि सुनो तुम ना आजाद हो, तुम आजाद हो, ठीक है। द कंप्लेंट ऑफ द डिप्रेसिव इंडिविजुअल नथिंग इज पॉसिबल कैन ऑकर ओनली इन अ सोसाइटी दैट थिंक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये एकदम ओशोवाइट है ना, ओशो वाली बात है। ओशो कहते थे कि अगर आप कोई कह रहा हो कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, तो उससे बड़ा अधार्मिक और नास्तिक आदमी कोई नहीं होगा। सिमिलरली जिस सोसाइटी में यही बात बार बार दोहराई जा रही है, सबके कान में जा रही है, सबको बोला जा रहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसी समाज में डिप्रेशन का जन्म हो सकता है, जहां पे जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है वो बोले भाई नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। इतना प्रेशर है नथिंग इज इम्पॉसिबल का कि एक हारा हुआ आदमी को ये बोलना पड़ता है कि नथिंग इज पॉसिबल, न ये सच है ना वो सच है। लेकिन चूंकि ये नथिंग इज इम्पॉसिबल एग्जिस्ट करता है, इसीलिए नथिंग इज पॉसिबल को एग्जिस्ट करना पड़ता है। ये बात, ये देखिए, द अचीवमेंट सब्जेक्ट स्टैंड्स फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंस्टेंस ऑफ डोमिनेशन फोर्सिंग इट टू वर्क, है ना। इट इज द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ इटसेल्फ, है ना। लेकिन however the disappearance of domination does not entail freedom, instead it makes freedom and constraint coincide। समझ रहे कि जो पुरानी सोसाइटी थी वहां एक बॉस था जो क्रूअल था, जो मास्टर था वो क्रूअल था, वो आपको कोड़े कोड़े मारता था कि भैया काम करो, आप स्लेव थे, डोमिनेशन थी। अब वो खत्म हो गई। अब इवन इफ आपका बॉस है, वो आपको कोड़े नहीं मार रहा है, वो आपको फ्रीडम बेच रहा है। जितना ज्यादा आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो आपको और मोटिवेट कर रहा है कि अरे तुम तो फ्री हो, अरे तुम तो फ्री हो, करो काम करो काम करो काम, फ्रीडम है तुम्हारे पास। और यही फ्रीडम इतनी बार बोली जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए भाई जो कंस्ट्रेंट है, फ्रीडम ही मेरा कंस्ट्रेंट है। आई एम बाउंड टू बी फ्री। जो सार्टर कहता है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। तो एग्जिस्टेंशियल लेवल पे बात करता है, लेकिन इस इकोनॉमिक सिस्टम पे ऐसा लगता है ऐसे सार्टर को पढ़ लिया गया है और उसको परवर्ट कर दिया गया है। कहा गया कि अच्छा मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, तो लेट्स सेल फ्रीडम, बेचेंगे आप फ्रीडम, ठीक है। तो यहीं से जन्म होता है एक कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है ऑटो एक्सप्लॉइटेशन। पहले था एलो एक्सप्लॉइटेशन कि दूसरा एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको मेडिसिन का नाम पता है ना, एलोपैथी। ऑटोपैथी तो नहीं है। ऑटोपैथी क्या होती है? ऑटोपैथी मतलब जो आपका शरीर खुद आपको ठीक कर ले। एलोपैथी, एलोपैथी मतलब आप बाहर से कुछ अपने अंदर डालिएगा और वो आपको ठीक करेगा, चाहे तो गोली चाहे तो इंजेक्शन, कुछ तो डालिएगा और वो आपको ठीक करेगा। उसी तरह एलो एक्सप्लॉइटेशन मतलब बाहर से कोई आपको परेशान कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, बोल रहा है काम करो नहीं तो बहुत मार मारेंगे, काम करो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, काम करो नहीं तो पैसा नहीं देंगे। ये था पिछली जनरेशन का प्रॉब्लम। आज की जनरेशन का प्रॉब्लम है ऑटो एक्सप्लॉइटेशन। आपको इतना एक्सपेक्टेशन से भर दिया गया है, आपको इतना परेशान कर दिया गया है कि सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। अरे तुम तो फ्री हो, सक्सेसफुल होना है, तुम्हारे इतना रिसोर्स हमको मिला होता तो हम क्या नहीं कर दिए होते। यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। तो उससे होता है ऑटो एक्सप्लॉइटेशन। आदमी रेजिस्ट नहीं करता है क्योंकि मोटिवेट ही तो किया जा रहा है। तो आदमी कहता है कि हाँ 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 स्वागत है, तो आप मोटिवेशन सुन लेते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं। अब आप बोलते हैं कि नहीं अब हम अपने आप को और रगड़ेंगे, हम और मेहनत करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और फिर आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने को बुरा बोला जा रहा है, मेहनत करना है, हर कोई करता है, बिना लेबर के जीवन संभव नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक आइडियोलॉजी फिट कर देना कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, रगड़ो अपने आप को, यहां दिक्कत है, ये बीमारी है। ये एक तरीके से आपको नशा कराया जा रहा है, मोटिवेशन का नशा। और इस नशे में आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, आपकी नींद खराब हो रही है, आपके लाइफ खराब हो रही है। लाइफ तो है, लिविंग नहीं है।
ठीक है, तो ये हुआ सेकंड चैप्टर खत्म। देखिए इसमें बहुत चैप्टर है, समझाने में बहुत समय लग जाएगा, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहते थे हम, तो इसीलिए इसको यहीं रोक देते हैं। दो को समझाया ना, देखिए यहाँ पे हम अच्छा से मार्क कर देते, ठीक है ना, आपको याद रहेगा। ये दो को समझा दिया, ठीक है। कल आएंगे तो ये दो को समझा देंगे, प्रोफाउंड बोर्डम और वीटा एक्टिवा। ऐसे 4 दिन में, नहीं 5 दिन है क्या, 1 2 3 4, 4 दिन में आज एक हो गया, अगला 3 दिन में धीरे धीरे करके, और ये चारों समझा देंगे, किताब खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे किताब पे चलेंगे, ऐसे ही करते करते। इससे हमको फायदा ये होता है कि हम किताब पढ़ लेते हैं, तो रीडिंग स्पीड है। ठीक, अभी कुछ दिन पहले कोई आदमी उनको मिला, वो बोला कि अरे रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अरे रीडिंग स्पीड हर चीज एक रेस क्यों है? हर चीज अपने आप को इम्प्रूव करने का साधन क्यों है? कुछ तो मजे के लिए भी कर लो ना भाई, कुछ तो कर लो भाई, किताब पढ़ लो, मजा आता है भाई, ठीक है। क्या है रीडिंग स्पीड, कितना पढ़ लोगे तेज? क्या कर लोगे तेज पढ़ के? खैर, तो दूसरा ये कि तो मैं पढ़ लेता हूँ किताबें, मेरी हॉबी बहुत दिन से छूट रही थी, तो धीरे धीरे किताबें पढ़नी चाहिए, तो किताबें पढ़ रहा हूँ। कुछ समझा देता हूँ, 2 4 लोग शायद वीडियो देख लेते होंगे, मेरे ही दोस्त होंगे 2 4 कॉल करके देख लेते होंगे कि भाई भाई ने वीडियो डाली है तो देख लेते हैं, है ना। तो और बाकी थोड़ा बहुत जो आपको पता ही है कि एस्पिरेंट है थोड़ा सा हम भी, अचीवमेंट सोसाइटी के पार्ट तो हम भी है ना, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई सिविल सर्विसेज के लिए, तो अ, उसी से समय निकाल के थोड़ा बहुत हॉबी में डाल दिया, थोड़ा सा मन फ्रेश हो गया। और एक्सप्लॉइट करने का यही तरीका नहीं है कि दिन रात काम में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा तरीका एक्सप्लॉइटेशन का है कि आप कंटेंट कंज्यूम करो, है ना, और शॉर्ट वीडियोस, है ना, या फिर यूट्यूब वीडियोस, इवन इफ वो 2 2 घंटे क्यों, 3 3 घंटे क्यों, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो आपकी अटेंशन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। तो वो भी एक सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन का तरीका है, जहां आप वॉलेंटरीली सेल्फ एक्सप्लॉइट हो रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो। इंजॉयमेंट इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली आपके एक्सप्लॉइटेशन पर है, आप प्रोडक्ट हो जिसको नोचा जा रहा है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा वीडियो देखते हो, आप जितना ज्यादा फोन यूज करते हो, वो एक्चुअली आपका एक्सप्लॉइटेशन है, वो आपको निचोड़ा जा रहा है। आप उतना मेंटली ड्रेन हो रहे हो, उतना मेंटली खाली हो रहे हो, उतना ही आपको टायर्ड महसूस हो रहा है। आप सोते हो, सुबह उठते हो, आपकी टायर्डनेस मिटती नहीं, आपको फ्रेश फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, फिजिकल मेहनत तो कर ही रहे हो, आप जो स्क्रीन के सामने समय बिताते हो वो भी बहुत ज्यादा काम है आपकी आंखों के लिए, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, ठीक है। तो आपकी बीमारी 3 तरफा हो चुकी है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, ठीक है ना। सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद आपके पास पीपल नहीं है जिनसे आप बात कर सको, और जजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सोसाइटीज में, बिकॉज जो बाकी दोनों का स्पिल ओवर इफेक्ट है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ब्रेकडाउन का स्पिल ओवर इफेक्ट है इमोशनल पर, कि भाई जब इतनी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है तो हर जगह जजमेंट है ना। ये भी अचीवमेंट सोसाइटी का ही एक बाई प्रोडक्ट है कि आपको लोग मिल जाएंगे, भाई मुझे जज मत करना, अरे तुम मुझे जज कर रहे हो। ये फ्रेज 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये 21st सेंचुरी की पैदाइश है। जिस सोसाइटी में अचीवमेंट के पीछे भागने वाले लोग जितने ज्यादा हो जाएंगे, उतना ज्यादा जजमेंट होगा, उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को जज करेंगे, एक दूसरे पे टॉन्ट मारेंगे, एक दूसरे के पीठ पीछे बातें करेंगे। तो ऑनेस्ट इमोशनल कनेक्शंस खत्म होते जा रहे हैं। सोशल जो है, पूरा का पूरा सोशल का जो हायरार्की है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। आपके दोस्त नहीं है, आपके रिश्ते नहीं है। सब कुछ एक लेवल ऑफ जजमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी सक्सेस पे डिपेंड करता है कि आपके दोस्त होंगे कि नहीं, आपके अचीवमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में आपकी इज्जत होगी कि नहीं। हर कुछ इस अचीवमेंट इकोनॉमी के अराउंड, अचीवमेंट सोसाइटी के अराउंड बिल्डअप है। इस दौर में हम लोग की कोशिश है, हम लोग क्या, मेरी कोशिश है कि भाई एटलीस्ट आप लोग का फायदा होना हो, मेरा फायदा होना चाहिए, कि भाई मैं ये आधे घंटे ये किताब पढूं, जिससे मुझे कम से कम पता चले कि क्या बीमारी अभी सोसाइटी में चल रही है, ठीक है। फिलोसोफर्स को पढ़ने का फायदा यही है कि आपको पता चलता है कि कौन सी बीमारी
अभी कॉमनली है, एग्जिस्ट कर रही है। तो उससे मुझे थोड़ी सैनिटी मिलती है, उससे मैं बचा रहता हूँ। अगर आपको भी फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो सोसाइटी चेंज करने के लिए? कुछ नहीं, बेसिक ह्यूमन गुडनेस रखिए, है ना, वही बेसिक चीज है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ नया सोच लेंगे जिससे ये दुनिया बदल सकती है। वो कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा अच्छे से बात कर लीजिए लोगों से, यही यही है, इसी से बदलती है दुनिया। जस्ट पीपल आर नॉट गुड टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे से अच्छे से बात करें विदाउट जजमेंट, तो शायद प्रेशर कम हो सके। थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। ठीक है, बाय बाय, स्टॉप रिकॉर्डिंग।